पवन कुमार मिश्र, समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। आज मुझे आपके सामने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी नामक टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन देना है और आपसे डिस्कस करना है इसके बारे में। और जो इस टॉपिक का कोड है वो BSOC 131 है। तो चलिए शुरू करते हैं समाजशास्त्र का परिचय इस विषय पर चर्चा। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह विषय सबसे पहले 1838 में अगस्त कॉम्ट नाम के समाजशास्त्री ने इसे प्रस्तुत किया। अगस्त कॉम्ट मूलतः एक दार्शनिक थे और फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने 1838 में इस विषय को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर प्रस्तुत किया। आज का जो विषय है उसमें हमें आपसे चर्चा करनी है कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और समाजशास्त्र के साथ दूसरे समाज विज्ञानों का क्या संबंध है और कहां पर ये दूसरे समाज विज्ञानों से, सामाजिक विज्ञानों से अलग हो जाता है। तो हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि 1838 में सबसे पहले फ्रांस में इस विषय का जन्म हुआ। अगस्त कॉम्ट ने जब इस विषय की कल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा विषय होगा जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, तो इसके पूर्व से ही यानी 1838 के पूर्व से ही यूरोप में, विशेषकर फ्रांस में, तमाम दार्शनिकों और समाज विचारकों के मध्य इस बात की चर्चा चल रही थी कि कोई एक ऐसा विषय प्रस्तुत किया जाए जो समाज को इसकी समग्रता में समझने की कोशिश करे और उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करे। जैसा कि आवश्यकता कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उस दौर में घटित हो रही थीं जिसकी वजह से प्रभावित होकर तमाम विद्वान इस बात पर एकमत हो रहे थे कि समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक विषय की आवश्यकता है। कॉम्ट ने जब इस शब्द को प्रस्तुत किया तो उसके ठीक पहले यानी 1838 के पहले समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए वो सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी नामक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन चूंकि उस दौर में अन्य विद्वान दूसरे विषयों के विश्लेषण के लिए भी सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए कॉम्ट ने उचित समझा कि अपने नए विषय को चर्चा में लाने के लिए जरूरी है कि पूर्व में प्रचलित शब्दों से इसको अलग किया जाए और एक नया शब्द दिया जाए। अभी हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, जैसा मैंने आपके सामने बात रखी कि कुछ ऐसे हालात घटित हो रहे थे जिससे प्रभावित होकर कॉम्ट ने इस विषय को हमारे सामने रखा। इस चर्चा के पूर्व थोड़ी सी बात समाजशास्त्र शब्द की बनावट पर, जैसा कि अंग्रेजी में इसको सोशियोलॉजी कहते हैं, तो ये दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बना है। एक लैटिन भाषा का शब्द है सोसाइटस, जिसका अर्थ होता है समाज, और एक ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। मूल रूप में इसे वैज्ञानिक अध्ययन के अर्थों में लेते हैं। तो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द की बनावट में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी ऐसा विषय जो समाज को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करे और उसके बारे में अपनी धारणाओं को प्रस्तुत करें। हम इस परिभाषा के तीनों शब्दों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा तीन शब्द हैं, समाजशास्त्र, समाज और वैज्ञानिक अध्ययन। इन तीनों को हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि समाज शब्द का अर्थ क्या है। समाज शब्द को बहुत से विद्वानों ने, बहुत से समाजशास्त्रियों ने, यहाँ तक कि मानव विज्ञानियों ने भी
व्याख्या करने की कोशिश की है। और जो सबसे चर्चित इसकी परिभाषा मानी जाती है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है मैकाइवर, उनके साथ एक सह लेखक थे पेज। तो मैकाइवर एंड पेज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोसाइटी, उसमें इस शब्द को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों के जाल से है। यानी जब विभिन्न लोगों के मध्य संबंधों का एक ताना बाना विकसित हो, तो उस ताने बाने या जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने असल में एक विस्तृत परिभाषा दी थी, जिसका आखिरी वाक्य हम लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं। आखिरी वाक्य जैसा मैंने बताया, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसने इसको परिभाषा को बड़ा विस्तृत आयाम दिया था, इसीलिए इन दोनों लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई ये परिभाषा समाज को अच्छी तरह से परिभाषित करती है। तो आइए कोशिश करते हैं कि इस परिभाषा के अन्य पक्षों को भी समझने की कोशिश की जाए। तो मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि समाज रीतियों और कार्यप्रणालियों की, सामूहिकताओं और विभाजनों की, बहुत से सहयोग एवं संघर्षों के ताने बाने का एक जाल है। और ये एक ऐसी जटिल व्यवस्था है जो निरंतर परिवर्तनशील है, और इस निरंतर परिवर्तनशील व्यवस्था में जो संबंधों का एक ताना बाना बनता है, उसे हम समाज कहते हैं। तो कहते हैं बहुत सी रीतियों और कार्यप्रणालियां, यानी हमारे साथ जो रीतियां चलती चली आई हैं और जो कार्यप्रणालियां हम विकसित करते हैं, ये दोनों चीजें सामाजिक संबंधों के इस ताने बाने का हिस्सा है। वो कहते हैं बहुत सी सामूहिकताओं और विभाजनों की एक व्यवस्था है। यानी हम सभी जब मनुष्य के रूप में एकत्र होते हैं, जब आपस में सामाजिक संबंधों का एक जाल बनता है जिसे हम समाज कहते हैं, तो इसका निर्माण तभी संभव होता है जब हम किसी सामूहिकता में मौजूद हों। यानी सामाजिक संबंधों का ताना बाना सामूहिकताओं का एक परिणाम है। लेकिन मैकाइवर एंड पेज यहीं पे हमें सावधान करते हैं कि केवल सामूहिकताएं ही नहीं हैं, इस ताने बाने में तमाम किस्म के विभाजन भी हैं। विभाजन का अर्थ, जैसे कहीं पे भी लोगों का एक समाज मौजूद है, तो अगर हम उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उसमें अलग अलग जातियों, वर्गों, अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के, महिला, पुरुष, इस तरह के तमाम जो विभाजन है, वो विभाजन उन सामाजिक संबंधों के ताने बाने में मौजूद है। जैसे परिवार ही है, सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है जो सामूहिकता के आधार पर बना। लेकिन परिवार में भी आप देखें तो इन सामाजिक संबंधों के जाल में भी विभिन्न किस्म के आपको विभाजन दिखाई देंगे। मैकाइवर कहते हैं इस परिभाषा में कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। बड़ी आसान सी बात है। अगर हम कहें कि इन जो सामूहिकताओं का एक ये सिस्टम है, ये तभी संभव होगा जब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करें। कहीं भी सामाजिक संबंधों का ताना बाना जो सामूहिकता के रूप में हमें दिखाई देता है, वो बगैर सहयोग के संभव नहीं हो सकता। लेकिन मैकाइवर एंड पेज यहीं पे कहते हैं कि इन सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत चर्चित परिभाषा है, क्योंकि ये समाज के सारे आयामों को, समाज के से जुड़े सारे आयामों को शामिल करने की कोशिश करती है। हम सामाजिक संबंधों के ताने बाने में देखते हैं कि अलग अलग किस्म के संघर्ष के भी बीज वहां मौजूद होते हैं। वैचारिक संघर्ष होता है, मतभेद अलग किस्म के होते हैं, एक दूसरे से तमाम रूप में भिन्नताएं होती हैं जो किसी भी किस्म के तनाव और संघर्ष को भी उन ताने बाने में जन्म देती हैं। अपनी चर्चा को मैकाइवर एंड पेज आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। यानी जीवन हमारे आप में है,
तो हम एक समाज का निर्माण करते हैं जिसे मानव समाज कहते हैं। लेकिन ये लोग समाज की परिभाषा को इसके परे भी ले जाते हैं। एनिमल लाइफ या पशु जीवन, वहां पे भी एक समाज का दौर है, वहां भी एक समाज की व्यवस्था है। लेकिन हम समाजशास्त्र के लोग हैं, तो हम लोग उस समाज का अध्ययन करते हैं जिसे हम मानव समाज कहते हैं। और जब मानव समाज और पशु समाज के मध्य अंतर की बात आती है, तो मैकइवर एंड पेज कहते हैं कि असल में मानव समाज के पास एक संस्कृति होती है, अपने कार्यों को करने के सुपरिभाषित तरीके होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं से हमें हस्तांतरित होते हैं, और उसको हमने बहुत से वर्षों के पश्चात सीखा है और अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया है। लेकिन जानवरों में उस तरह की संस्कृति का अभाव होता है। तो जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, लेकिन मूलतः समाजशास्त्र में हम उस समाज का अध्ययन करते हैं जिसको हम मानव समाज कहते हैं। और मानव समाज और पशु समाज में मूल अंतर क्या है, जैसा अभी हमने आपसे चर्चा की। तो इस संबंधों के ताने बाने का जो वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विषय है, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। और यहीं पर कुछ मैं उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा आपके समक्ष कि समाजशास्त्र किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के नजरिए से विश्लेषित करने की कोशिश करता है। जैसे अभी हमने मैकइवर एंड पेज द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण लिया कि पशु समाज और मानव समाज, इनमें मूल रूप से अंतर कैसे करेंगे। तो अगर किसी पशु वैज्ञानिक से कहा जाएगा, तो वो जानवरों का जो बायोलॉजिकल या जो जैविकीय पक्ष है उसको जानने की कोशिश करेगा और उसको विश्लेषित करने की कोशिश करेगा। एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एक कृषि वैज्ञानिक जानवरों के खान पान, उनके खेती से जुड़े हुए पक्षों को उद्घाटित करने की कोशिश करेगा। एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी या अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करेगा कि जानवरों को पालने में या उनको रख रखाव में किस किस्म का खर्चा आता है और उस खर्चे का स्रोत क्या है और कितना फायदेमंद होता है जानवरों को पालना या उनकी देखभाल करना। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी सामाजिक संबंधों के नजरिए से देखने की कोशिश करेगा, तो वो ये देखेगा कि जो मानवीय संबंध है और जो जानवरों के मध्य संबंध है उसमें अंतर क्या है। और जैसा मैंने अभी बताया, आपसे चर्चा की कि ये संस्कृति का मूल अंतर होता है। तमाम किस्म के उदाहरणों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे समाजशास्त्र एक विशिष्ट नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करता है। जैसे जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, अगर किसी लकड़ी के काम करने वाले विशेषज्ञ से या जो लोग कुर्सियां बनाते हैं, अगर आप उनसे इस कुर्सी के बारे में पूछें, तो ऐसे ही किसी चेयर पे और लोग भी बैठे होंगे, तो उसका मूल रूप से कंसर्न ये होगा कि ये कुर्सी किस तरह की बनी है, इसकी बनावट कैसे है, कितना लंबा चलेगी, या इसके जो विभिन्न पक्ष हैं, इसके लकड़ी और इसमें जो भी रेसिन और जो भी केमिकल पड़ा हुआ है। अगर किसी अर्थशास्त्री से पूछें, तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि ये कुर्सी कितने में बनी, कितने में बेची गई, कितना मुनाफा हुआ, उस पर सरकार को कितना राजस्व की प्राप्ति हुई। अगर किसी राजनीतिक विज्ञानी से समझने की कोशिश करेंगे, तो वो ये देखेगा कि कुर्सी पर बैठने वाले की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके राजनीतिक संपर्क क्या है। इसी कुर्सी पर कोई भी बैठा हो सकता है। आप भी इस समय देख रहे होंगे, किसी चेयर पे बैठे होंगे। तो अगर हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी से ये जानने की कोशिश करें कि इस कुर्सी का समाजशास्त्र बताओ, क्योंकि समाजशास्त्र तो प्रत्येक चीज का हो सकता है, तो वो ये कहेगा कि इस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी समाज में परिस्थिति क्या है, और उसके दूसरे लोगों के साथ सामाजिक संपर्कों और संबंधों की प्रकृति क्या है। तो जैसा मैंने कहा, एक ही चीज है, इसको अलग अलग नजरिए से तमाम लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं।
जैसे एक समकालीन चर्चित समाजशास्त्री हैं एंथोनी गिडेंस, जैसे वो छोटा सा एग्जांपल देते हैं कॉफी का। कॉफी का समाजशास्त्र क्या हो सकता है? वो कहते हैं भाई कॉफी ऐसी चीज है जिसपे इकोनॉमिक्स का भी इंटरेस्ट है, या जो केमिकल साइंस की स्टडी करते हैं उनका भी इंटरेस्ट है। कॉफी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इकोनॉमिक्स वालों का भी नजरिया उसके आर्थिक पक्षों का होगा। कॉफी डेली रूटीन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है अगर कॉफी के समाजशास्त्र की बात करें तो कई पक्ष उद्घाटित होते हैं। कॉफी हमारे सामाजिक रिचुअल का भी एक हिस्सा है। अमूमन हम सोशल इंटरेक्शन का माध्यम बनाते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने का एक बड़ा आसान सा और जाना माना प्रतीक है कि चलो कॉफी पर बैठकर चर्चा करते हैं। आपने देखा भी होगा आजकल ये शब्द चर्चित है कि फला के साथ कॉफी पर चर्चा। तो सोशल रिचुअल का भी एक पार्ट है। अब कॉफी एक ड्रग भी है, कैफीन नाम का एक ड्रग होता है जो इसकी लत लगाता है। और ड्रग दूसरे भी हैं, जैसे मारिजुआना वगैरह ड्रग भी हैं, लेकिन वो प्रतिबंधित हैं। लेकिन अगर कॉफी में ड्रग की बात करें तो कॉफी का जो ड्रग है, यानी हम इसको जो यूज करते हैं, ये सोशली अप्रूव्ड है, सामाजिक रूप से स्वीकृत है, यानी इसको समाज ने पहचान दी हुई है कि इस सीमा तक इसका सेवन किया जा सकता है। अगर कॉफी को समाज शास्त्र के एक अन्य नजरिए से देखें तो हम ये पाएंगे कि अमूमन कॉफी का सेवन गरीबी और अमीरी के बीच की एक स्पष्ट खाई है। आमतौर पर ये अमीरों की रसोई का हिस्सा माना जाता है और गरीबों की थाली से कॉफी कुछ दूर पे रखी दिखाई देती है। अमूमन उनकी थाली का ये हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इसका जो उपभोग है वो थोड़ा महंगा है अन्य पेय पदार्थों की तुलना में। तो समाज के विभाजन को भी बड़ा स्पष्ट तरीके से कॉफी का सेवन दर्शाता है। तो मैंने ये कुछ उदाहरणों के साथ आपके समक्ष बात रखने की कोशिश की कि कैसे समाज शास्त्र किसी भी जब चीज का अध्ययन करता है, किसी भी तथ्य का, किसी वस्तु का, तो उसको सामाजिक संबंधों के ताने बाने के नजरिए से देखने की कोशिश करता है और उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अब यहां बार बार हम लोग शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं विज्ञान, कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। कॉम्ट जो इसके फादर हैं, उन्होंने भी इसको इसी नजरिए से देखा, और कॉम्ट के बाद जो पूरा समाजशास्त्र का विकास हुआ, उन सारे समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को एक प्रतिष्ठित विज्ञान न केवल बनाना चाहा, बल्कि आज के दौर में कहा जा सकता है कि काफी हद तक वो लोग सफल भी हुए। कॉम्ट ने भी इसको इसी नजरिए से देखा कि कैसे इसको एक प्रतिष्ठित विज्ञान बनाया जाए। इसीलिए जब वो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो वहां पे भी देखिए, मैंने कहा ग्रीक शब्द है लॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन, और जब सोशियोलॉजी के पहले वो सोशल फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल यानी सोसाइटी, समाज का हिस्सा, और फिजिक्स एक चर्चित प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। तो उसका प्रयोग करने के पीछे उनका मंतव्य यही था कि इसको भी आसानी से प्रतिष्ठित विज्ञानों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए। तो आइए देखा जाए कि विज्ञान का अर्थ क्या है और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के मुख्य तत्व क्या हैं। ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत चर्चा की मांग करता है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता। और समाजशास्त्र में हम जब सामाजिक शोध की बात करते हैं तो मूल रूप में इन्हीं सब चीजों की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त परिचय देने की मैं कोशिश करूंगा कि समाजशास्त्र कि वैज्ञानिकता से जुड़े विभिन्न पक्ष क्या हैं। विज्ञान को अगर बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए, हम आप सभी वाकिफ होंगे कि विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान, एक ऐसा संग्रह जो क्रमबद्ध ज्ञान से अर्जित किया गया है। इसके शाब्दिक अर्थों में लिया जाता है। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र समाज के क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता है, यानी समाज से जुड़े जिस पक्ष को
समझने की कोशिश करता है, उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है और उसका विश्लेषण करता है। इन अर्थों में समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब यहां पर एक मूलभूत प्रश्न दिमाग में उठता है कि जैसे जो विज्ञान बड़े प्रतिष्ठित हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मेडिकल साइंस या अन्य विज्ञान, उनकी तुलना में समाजशास्त्र कहां ठहरता है? तो यहां पर हम ये पाएंगे कि किसी भी विज्ञान के विकास के साथ ही जब उसके पास आंकड़े इकट्ठे होते जाते हैं, तब जाकर उस विज्ञान का सर्वोत्तम पक्ष निखर कर सामने आता है। जैसे आज हम चिकित्सा विज्ञान के काफी उन्नत दौर में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग बहुत सी बीमारियों पर हमने नियंत्रण पा लिया है या उसका प्रबंधन करने की हालत में हम आ चुके हैं। लेकिन हम आप भली भांति जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान का ये जो इतिहास है, अगर आप इस पूरे इतिहास को देखें तो ये हजारों वर्षों के क्रमबद्ध विकास के साथ आज हम इस हालत में पहुंचे हैं कि हम विभिन्न बीमारियों को समझने और उनका निदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। या ऐसे ही भौतिक विज्ञान है या ऐसे ही रसायन विज्ञान है। तो अगर हम प्रतिष्ठित प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र को रखेंगे तो हमें इसकी वैज्ञानिकता पर कुछ कुछ प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगेगा, क्योंकि हम उतने उन्नत किस्म के विज्ञान नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक वास्तविकता ये है कि अभी समाजशास्त्र का जन्म हुए 1838 में इसका जन्म हुआ। दूसरी बात कि मतलब 1838 जन्म का मतलब कि हमारे पास अभी बहुत संक्षिप्त इतिहास है हमारे विषय के विकास का, और इसके साथ ही कुछ अन्य चीजें भी इससे जुड़ी हैं। जो प्रतिष्ठित प्राकृतिक विज्ञान है वो जिन तत्वों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं वो, और जब उससे हम तुलना कराएं समाजशास्त्र की समाजशास्त्र किन चीजों का अध्ययन करता है, तो हम पाएंगे कि प्राकृतिक विज्ञान जिन चीजों के अध्ययन करते हैं वो अमूमन मूर्त वस्तुएं होती हैं, यानी जिनको छू सकें, देख सकें, जिन पर हम प्रयोग आसानी से कर सकें, जिन पर हम आसानी से निष्कर्षों को प्राप्त कर सकें। लेकिन समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाज मतलब सामाजिक संबंधों का ताना बाना, और ये जो सामाजिक संबंध हैं ये अमूर्त किस्म की वस्तुएं होती, अमूर्त किस्म की चीज होती है, यानी इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते। सामाजिक संबंधों को केवल महसूस किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है अध्ययन का वो प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में इसलिए जटिल हो जाता है क्योंकि हम उन तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं जो अमूर्त किस्म की हैं, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से इसकी वैज्ञानिकता और इसके वैज्ञानिक अध्ययन पर कुछ संदेह उठना स्वाभाविक है। लेकिन समाजशास्त्र के विकास के साथ साथ धीमे धीमे जो तमाम समाजशास्त्री आए उन्होंने समाज से आंकड़े इकट्ठा करके और उनका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना प्रस्तुत किया, और धीमे धीमे पूरी दुनिया में ये बात स्थापित होने लगी कि भले ही समाजशास्त्र थोड़ी जटिल विषय वस्तु का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र के विश्लेषण में वही वैज्ञानिकता है जो प्राकृतिक विज्ञानों के विश्लेषण में पाई जाती है। हम भी उनकी तरह अवलोकन करते हैं, हम भी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, हम भी उनका विश्लेषण करते हैं, और तमाम नए किस्म के सांख्यिकी टूल और उपकरणों के माध्यम से उन आंकड़ों का विश्लेषण करके हम ये निष्कर्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि जिसका हमने अध्ययन किया है उसकी प्रकृति क्या है, उसका समाज पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, और कुछ हद तक हम कभी कभी भविष्यवाणी भी करने की हालत में होते हैं कि आने वाले दौर में वो चीज कैसे आएगी। तो हमने विकास का एक लंबा रास्ता तय किया है, और उन्हीं अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि हम धीमे धीमे पूर्व के अध्ययनों की तुलना में
प्रतिष्ठित विज्ञानों के और करीब होते गए हैं और आज के दौर में हम काफी हद तक सफलताओं को प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि कुछ समाजशास्त्री जैसे मोल्टन, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा की और उन्होंने कहा कि देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों ने एक लंबा रास्ता तय किया है और वो जिस चीज का अध्ययन करते हैं उससे जुड़े लगभग सारे आंकड़े उनके पास मौजूद होते हैं, इसलिए वो बड़ी आसानी से ऐसे सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं जो हर जगह लागू होता हुआ दिखाई दे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, कोई भी चीज छोड़ी जाएगी वो नीचे गिरेगी, कहीं भी जाइए कोई चीज छोड़िए वो नीचे गिरेगी। क्या समाजशास्त्र इस हालत में है कि कोई सार्वभौमिक किस्म का सिद्धांत प्रस्तुत कर सके? तो मॉर्टन कहते हैं अभी वो दौर नहीं आया, अभी हमें विभिन्न किस्म के समाजों की प्रकृति को समझने का समय चाहिए और फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलकर उस दौर में प्रवेश कर सकते हैं जिस दौर में हम पूरी दुनिया के बारे में कोई सार्वभौमिक सिद्धांत बनाने की कोशिश कर सकें। तो मॉर्टन हमें सचेत करते हैं कि हम इसकी वैज्ञानिकता को लेकर इतने उत्साहित न हो, हम स्टेप बाय स्टेप चलें और समाज के अलग अलग पक्षों को पकड़कर उनको विश्लेषित करें और फिर धीरे धीरे उन सबको जोड़कर एक सार्वभौमिक सिद्धांत बनाने की तरफ चलें। तो मैंने आपके सामने बात रखी कि समाजशास्त्र की जब वैज्ञानिकता की प्रकृति की बात आती है तो हम निसंदेह वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और जो हमारी सीमाएं हैं प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में, वो बस इतना ही फर्क है कि उनके पास आंकड़े ज्यादा हैं क्योंकि उनका एक लंबा इतिहास है। तो हमने जो पहला वाक्य कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें हमने आपके समक्ष समाज के अर्थ की बात की, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रकृति की बात की। अब थोड़ी सी चर्चा ये कर ली जाए जिसको मैंने शुरुआत में आपके सामने रखा था कि 1838 में जब कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द को रखा तो उस समय के कुछ हालात थे जिनका एक दबाव था उस दौर के विद्वानों पर, क्योंकि किसी भी दौर में जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने समय के परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी बात को रखते हैं। आज के दौर में किसी विद्वान से कहा जाए, जैसे अभी चुनाव का दौर आ गया तो चुनाव पे चर्चा आरंभ हो जाएगी, ऐसे ही हर दौर में जो स्कॉलर होते हैं वो अपने तत्कालीन समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी बातों को रखते हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है। तो उस दौर में क्या हो रहा था? फ्रांस यूरोप का हिस्सा था और और यूरोप एक बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे थे, उसको आमूलचूल बदलाव कहते हैं और स्पष्ट भाषा में क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब तीन चीजें एक साथ घटित हों। क्रांति का अर्थ किसी परिवर्तन से है, लेकिन हर किस्म के परिवर्तन को क्रांति नहीं कहा जा सकता। क्रांति शब्द तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब तीव्र हो, आकस्मिक हो और पूरे ढांचे को पलटने की तरफ जाए, यानी कोई ऐसा बदलाव जो बड़ी तेजी से हो, अकस्मात हो और पूरी व्यवस्था को आमूलचूल रूप में बदल दे, तब हम उस बदलाव को क्रांति कहेंगे। तो यूरोप में क्रांति का, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और ये औद्योगिक क्रांति व्यापक पैमाने पे उत्पन्न औद्योगिकरण का परिणाम थी, तीव्र थी, आकस्मिक थी और हजारों वर्षों से यूरोपियन इकोनॉमी जो चली आ रही थी उसमें आमूलचूल बदलाव उत्पन्न कर दिया था। और हम आप सभी जब जानते हैं कि अगर किसी भी स्थान विशेष पर कोई एक उद्योग लगा दिया जाए, कोई एक बड़ा उद्योग लगा दें और कुछ वर्षों बाद अगर हम उस स्थान का अध्ययन करें
तो वहां के लोगों की प्रकृति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा संबंध उस इलाके के उद्योग धंधों के विकास से होगा। यानी सामाजिक संबंधों का ताना बाना वो नहीं रह जाएगा जो उद्योगों को लगने के पहले था। तो अंदाजा लगाइए कि यूरोप में जिस दौर में समाजशास्त्र का जन्म हुआ, वो दौर व्यापक पैमाने पे औद्योगिकरण का दौर था, जिसको लोगों ने औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। तो निश्चित रूप से उस क्रांति का एक व्यापक प्रभाव पड़ा और पूरा यूरोपीय समाज आमूलचूल रूप में परिवर्तित होने लगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और पूर्व के विद्वानों ने जैसा यूरोप के समाज को समझने के लिए अपनी बातें रखी थीं, तो वो चूंकि यूरोपीय समाज में कोई खास बदलाव देखने को नहीं आया था, इसलिए 200 साल या 300 साल या 400 साल पहले किसी ने समाज के बारे में कुछ कहा तो वो लगभग वैसा ही चला आ रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा यूरोप का समाज लगभग एक जैसी प्रकृति में चल रहा था। लेकिन वो जो आमूलचूल बदलावों का दौर आया, उसने लोगों के सामने ही अपने समाज को लोगों ने अपने सामने ही अपनी ही पीढ़ी में अपने समाज को पूरी तरह से बदलते देखा। तो जो पूर्व के विद्वानों का विश्लेषण हुआ करता था समाज के किसी एक पक्ष या दो पक्ष या कुछ पक्षों से संबंधित, वो सारे विश्लेषण अर्थहीन होने लगे, क्योंकि अब एक नया समाज आया जो सब कुछ पहले की तुलना में परिवर्तित हो चुका था, जिसका सारा पक्ष परिवर्तित हो चुका था। अभी हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर हम इसको व्यवस्थित रूप में समझें कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में जन्म देने में सहायता की, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जिनके दबाव की वजह से समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हमारे सामने आया। तो उन परिस्थितियों की चर्चा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक सामाजिक कारक और दूसरा बौद्धिक कारक। यानी कुछ सामाजिक कारक थे और कुछ बौद्धिक कारक थे जिनका एक मिला जुला प्रभाव था, जिसकी वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिसमें यूरोप के समाज के बारे में पूर्व में कही गई बातें अर्थहीन हो गईं और उस नए समाज को समझने के लिए नए किस्म के वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ी, और जिसका श्रेय कॉम्ट के ऊपर गया कि जिसने सबसे पहले इस शब्द की संकल्पना की और हमारे सामने प्रस्तुत किया कि इस बदले हुए समाज को समझने में समाजशास्त्र अपनी भूमिका निभाएगा। तो वो सामाजिक कारक कौन से थे और वो बौद्धिक कारक कौन से थे, इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें समाजशास्त्र के जन्म और उसकी मूल प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। तो दो प्रकार के सामाजिक कारक माने जाते हैं, एक औद्योगिक क्रांति और दूसरा फ्रांस की क्रांति। ये दो सामाजिक कारक हैं और चार बौद्धिक कारक गिनाए जाते हैं, इतिहास का दर्शन, राजनैतिक दर्शन, सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक डार्विनवाद। इन चार बौद्धिक कारकों और दो सामाजिक कारकों का एक मिला जुला प्रभाव था, जिसकी वजह से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो औद्योगिक क्रांति को हम पहले अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि मूल रूप में यह माना जाता है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था समाजशास्त्र के उद्भव पर, और यहां तक कि जो समाजशास्त्र का बाद का विकास है उस पे भी औद्योगिक क्रांति और उसके बाद जो समाज आया, उस समाज के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए बाद के समाजशास्त्री चिंतकों ने काफी हद तक प्रयास किया। तो औद्योगिक क्रांति एक सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाती है समाजशास्त्र के जन्म के लिए। औद्योगिक क्रांति को समझने के थोड़ा पहले, यानी लगभग ये 17th-18th सेंचुरी से यूरोप में, इंग्लैंड और बाद में पूरे यूरोप में
बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण हुआ उसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। लेकिन इसके पहले भी यूरोपियन सोसाइटी में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिसका एक प्रतिफल विज्ञान के विकास के रूप में दिखाई दिया, और वो विज्ञान का विकास औद्योगिकरण की तरफ गया और औद्योगिकरण की वजह से एक औद्योगिक क्रांति को सामने आने में मदद मिली। तो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी का जो दौर था यूरोप का, वो पुनर्जागरण का दौर कहा जाता है। रेनेसां एक बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था यूरोप में, जो मूलतः फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म या पुनरुत्थान। तो यूरोप में जो 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा था कि यूरोप के लोग अपने दौर के समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे और एक तार्किक जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि हमारे समाज में सब कुछ वैसा ही है जैसा हमारे धार्मिक प्रमुखों ने बताया है, या जैसा हमारी धर्म ग्रंथों में लिखा है, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। गैलीलियो का लगभग दौर वही है जब उसने प्रयास किया समझने के लिए कि पृथ्वी का इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अस्तित्व कहां पर है। वो दौर तर्क और जिज्ञासा का दौर था। लोग जिस दौर में रह रहे थे उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि जो उस समय की चर्चित व्याख्याएं थीं, जो मूलतः धार्मिक व्याख्याएं थीं, उन धार्मिक व्याख्याओं को समझने और उन धार्मिक व्याख्याओं में तर्क तलाशने की कोशिश यूरोप को और उस दौर की सोसाइटी को धीमे धीमे तर्क और तर्क के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को जानने की तरफ ले गया। यानी लोग धीमे धीमे हर चीज में तर्क का समावेश करने लगे। राजा अगर देवता का अवतार है, अमूमन जो राजतंत्र पूरी दुनिया में छाए रहते हैं उनके साथ दैवीय अधिकारों की अवधारणा जुड़ी होती है। दैवीय अधिकार मतलब कि राजा की सत्ता सीधे भगवान के यहां से स्थापित होती है। तो वो तर्क का दौर था, समझ का दौर था। बाद में उसी के प्रभाव में जिसको हम ज्ञानोदय या एनलाइटमेंट का फेज कहते हैं, जिसमें बौद्धिक बहस और तर्कों को जन्म दिया, और इस तरह की तमाम सत्ताओं को चुनौती मिलनी शुरू हुई जो धार्मिक अंधविश्वासों का सहारा लेकर अपने को समाज में उच्च पदों पर बैठाए हुए थे और समाज में मौजूद तमाम किस्म के अंधविश्वासों की जड़ में थे। तो पुनर्जागरण या रेनेसां के प्रभाव में धीमे धीमे लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने शुरू किए, और इसने यूरोप में बड़े पैमाने पर बदलावों को जन्म दिया। ज्ञानोदय का दौर आया, जिसको एनलाइटमेंट या ज्ञानोदय या प्रबोधन का दौर कहते हैं, जिसमें तमाम तर्कशास्त्री आए और एक नए किस्म की बहस यूरोप में चलने लगी। हर तरफ मानवीयता, मानव मूल्यों की बात, तार्किकता की बात, धार्मिक अंधविश्वासों के पीछे छिपे पाखंड की बात और उस पर बहस, ये यूरोप के दैनिक जीवन का हिस्सा बनी। और जाहिर सी बात है कि जब भी किसी विज्ञान का जन्म होता है तो उसके पहले संदेह जन्म लेता है, और संदेह और कोई भी संदेह जब उत्पन्न होगा तो उसके तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया ही हमें वैज्ञानिक अध्ययन की तरफ ले जाती। तो यूरोप इस पुनर्जागरण और प्रबोधन के प्रभावों की वजह से महान वैज्ञानिक आविष्कारों के दौर का गवाह बना। ऊर्जा का आविष्कार और एक से एक नए किस्म के आविष्कार हुए जिन्होंने पूरी दुनिया की प्रकृति को बाद में बदलने में मदद की। तो ये चीजें आपस में अंतर संबंधित हैं, और इन्हीं विज्ञान के उन्नत विकास के दौर में बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण आरंभ हुआ, जिसने यूरोपियन इकोनॉमी जो मूल रूप में खेतीहर थी और कुटीर उद्योगों पर आधारित थी, उसको लगभग पूरी तरह से विस्थापित कर दिया, और एक नया दौर आया जिसे औद्योगिकरण का दौर कहा गया।
कालांतर में इसको समाजशास्त्रियों और इतिहासविदों ने औद्योगिक क्रांति के नाम से स्पष्ट किया। अब जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने लगी तो यूरोपियन औद्योगिक क्रांति की वजह से जो समाज था यूरोप का वो पूरी तरह से बदलने लगा। जैसे कोई आदमी पैदा हुआ तो उसने पाया कि वो एक ग्रामीण समाज में रह रहा है जहां अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती है, जहां रोज सुबह धार्मिक स्थलों में जाकर प्रार्थना करनी होती है, बड़े बड़े संयुक्त परिवार हैं, रहन सहन परंपरागत है, उपभोग की ज्यादा वस्तुएं नहीं है, ज्यादातर श्रम मानव जनित है। और वही बालक जब बड़ा हुआ तो अपने को ऐसी जगह पे पाया जिसको लोग शहर कहने लगे, जहां पर रहन सहन बिल्कुल अलग था, उपभोग की तमाम वस्तुएं थी, अर्थव्यवस्था की पूरी प्रकृति बदल गई थी, धार्मिक स्थलों में जाने का समय नहीं था, राजा की प्रकृति उस तरह से नहीं रह गई थी जैसा कि खेतीहर समाजों में या परंपरागत समाजों में जो उसका प्रभुत्व था। सामंतवाद लगभग मिटने लगा था। यानी यूरोप के लोग अपने ही जीवन काल में आमूलचूल परिवर्तनों के गवाह बनने लगे और जाहिर सी बात थी कि उस दौर के विद्वानों के मध्य इस बात की चर्चा होने लगी कि जो पहले के जमे जमाए विषय हैं वो विषय अब इस नए बदले हुए समाज को समझ पाने में असफल हो रहे हैं। पहले के ग्रेट फिलोसफर्स ने जो यूरोप के बारे में या उस दौर के समाज के बारे में जो कुछ भी कहा वो उतना पर्याप्त नहीं है जिस स्पीड से ये समाज बदल रहा है। तो चर्चा आरंभ हो गई कि आखिर कोई ऐसा विषय लाया जाए जो समाज को संपूर्णता में समझे। यहां संपूर्णता शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोगों ने समाज को समझने की कोशिश की इन नए बदले हुए दौर में, तो लोगों की निगाह सबसे पहले उन विषयों की तरफ गई जो उस दौर में स्थापित थे और उन विषयों के फ्रेम से समझने की कोशिश लोगों ने की नए बदले हुए समाज को। और जब असफलता हाथ लगी तो कुछ बदलाव उन विषयों की प्रकृति में हुआ और उन सारे बदलावों को समेटते हुए एक नया विषय समाजशास्त्र के रूप में आया। तो आइए देखा जाए कि वो कौन से विषय थे जिनकी प्रकृति में बदलाव आया या उस दौर के मौजूद विश्लेषकों ने पूर्व के स्थापित विषयों की चर्चा करनी शुरू की थी। इसको हम लोग बौद्धिक कारकों की संज्ञा देते हैं। एक बड़ा विस्तृत विश्लेषण टीवी बाटामोर ने इन सबका किया है। एक बड़ी अच्छी सी पुस्तक है उनकी, बुनियादी अवधारणाओं को समझने के लिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों में उपलब्ध है, समाजशास्त्र के नाम से आती है। और उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव के कारकों को बड़े विस्तार से समझाया है, जिसमें 2 सामाजिक कारक, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, और 4 बौद्धिक कारक जिनकी चर्चा मैंने की, इतिहास का दर्शन, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक डार्विनवाद और सामाजिक सर्वेक्षण। तो मैं अभी इसी तरफ चल रहा हूं कि अब जैसे इतिहास था उस दौर में, तो इतिहास एक ऐसा विषय था जो मूल रूप में ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों, वर्षों, युद्धों, कब किस वक्त कौन सा युद्ध लड़ा गया, कौन जीता, कौन राजा था, उसके खानदान के लोग, उसके वंशज, कौन सी डायनेस्टी कब आई, कैसे आई, उसके बारे में चर्चा करता था। तो लोगों ने पाया कि इतिहास में भी वो क्षमता नहीं है उस दौर के मौजूद ऐतिहासिक अध्ययनों में जो समाज की बदली प्रकृति को समझे। दर्शन शास्त्र था तो वो अमूर्त किस्म की चीजों को समझने की कोशिश करता था। राजनीतिक विज्ञान था तो वो राजा, राजनीति, राजनीतिक प्रक्रियाओं को जानने की कोशिश करता था। तो इतिहास विषय को जब लोगों ने देखा कि ये उतना सफल नहीं है इस बदले हुए दौर को समझने में, तो इतिहास में ही थोड़े से बदलाव होने शुरू हुए। एक बड़ी चर्चित पुस्तक उस दौर में आई, एडम फर्ग्यूसन की, एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी।
यानी समाज का इतिहास, सभ्य समाज का इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। समाज भी इतिहास के अध्ययन की विषय वस्तु बननी चाहिए। ऐसी चर्चा उस दौर में आरंभ हो गई, जिसको इतिहास के दर्शन की संज्ञा दी गई, जो मूल रूप से इतिहास को इस ढंग से विश्लेषित करने की कोशिश करता था कि जिसके अध्ययन के दायरे में समाज भी शामिल हो जाए। ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान ने भी थोड़ी सी प्रकृति बदली और राजनीतिक विज्ञानियों के मध्य यह चर्चा आरंभ हो गई कि समाज के अध्ययन को कैसे अपने दायरे में लाया जाए, क्योंकि उस वक्त हर किस्म के स्कॉलर इस बात को सोच रहे थे कि समाज, ये नया बदला हुआ समाज है, इसको कैसे जाना जाए। तो राजनीतिक दर्शन नाम का एक नई विधा कुछ लोगों ने इसको लोकप्रिय बनाया, पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम से। उस दौर में कुछ मशहूर सिद्धांत चर्चित हुए जो राज्य और समाज के मध्य अंतर संबंधों पर अप्रत्यक्ष रूप से फोकस करने लगे। अप्रत्यक्ष रूप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत व्यवस्थित रूप में समाज और राज्य के अंतर संबंधों को जानने की कोशिश तो थोड़ी बाद की चीज है, लेकिन इसके बीज उसी दौर में पड़ गए थे जिस दौर में लोग समाज को एक नया विषय देने की, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को एक नया विषय देने की कोशिश कर रहे थे। तो राजनीतिक दर्शन एक नई विधा का जन्म कह सकते हैं, जो समाज और राजनीति के अंतर संबंधों को विश्लेषित करने की कोशिश कर रही थी। लगभग इसी दौर में 1789 के समय में फ्रांस में एक बड़ी प्रसिद्ध क्रांति हुई, जिसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं, जो आगे चलकर जिसने पूरी दुनिया के लोकतंत्र को तमाम वैचारिक आधार प्रस्तुत किए। किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की तीन जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, ये फ्रांस के क्रांति की देन मानी जाती। यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति, जिसको बाटामोर ने दूसरा सामाजिक कारक कहा है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए। तो ये जो फ्रांस की क्रांति है, ये सफल नहीं हो पाई। इसका इरादा था कि राजशाही खत्म करके लोकतंत्र लाया जाए, जहां सभी को बराबरी का अधिकार सत्ता में दिया जाए और सभी लोग किसी राजा के तहत शासित न हो, सबका अपना एक शासन हो। दुर्भाग्यवश ये जो फ्रांस की क्रांति थी, ये सफल नहीं हो पाई और इसका एक परिणाम ये निकला कि फ्रांस में गृह युद्ध का दौर शुरू हो गया। अगस्त कॉम्ट का जन्म फ्रांस में हुआ। जिस समय अगस्त कॉम्ट पैदा हुआ और जब उसने अपनी एक समझ विकसित की आगे चलकर अपने समय के समाज के बारे में, तो उसके समय में दो अलग अलग धाराएं कॉम्ट के दिलो दिमाग को प्रभावित कर रही थी। एक धारा चल रही थी औद्योगिक क्रांति की, जिसकी वजह से पूरे व्यापक परिवर्तन हो रहे थे, जिसके बारे में अभी मैंने संक्षिप्त चर्चा की आपसे। और दूसरा प्रभाव जो एक फ्रांस की क्रांति के बाद के जो हालात थे, जिसमें मूल रूप में गृह युद्ध चल रहा था, उसके प्रभावों के फलस्वरूप, मतलब असफल हो गई तो एक सिविल वार का दौर आ गया। तो ये जो गृह युद्ध का दौर आया, इसने फ्रांस के समाज में व्यापक रूप में राजनीतिक उथल पुथल मचा दी। तो कॉम्ट के सामने एक तो समस्या इस बात की थी, एक विद्वान के रूप में, कि हमारे समय में ये जो गृह युद्ध और व्यापक उथल पुथल है, इसको कैसे शांत कराया जाए। और दूसरा कॉम्ट के सामने एक बौद्धिक समस्या ये थी, जो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थी, कि ये जो फ्रांस सहित पूरे यूरोप में नए किस्म का समाज आया है, जिसमें पहले के दौर से पूरी तरह से बदलाव आ चुके हैं, ये नया समाज कैसे जाना जाए, इसको कैसे विश्लेषित किया जाए। तो कॉम्ट का जो अपना एजेंडा है समाजशास्त्र को प्रस्तुत करने में, इसमें ये दोनों चीजें शामिल हैं। न केवल समाज की वैज्ञानिक समझ को विकसित करना, जो कि वो औद्योगिक क्रांति के बाद के दौर से प्रभावित हो रहा है, बल्कि
फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न उथल पुथल को भी शांत करना। इसीलिए जब उसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया तो इसे सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा। विज्ञान कहा। विज्ञान शब्द औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उत्पन्न परिवर्तन है उनको वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश का प्रभाव है। और व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, तो ये जो व्यवस्था और प्रगति शब्द का समावेश हो रहा है इसकी परिभाषा में, ये फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जो व्यापक उथल पुथल है उसको समाजशास्त्रीय ज्ञान के सहारे शांत करने की कोशिश। कॉम्ट ने आगे चलकर ऐसी अवधारणाओं को विकसित करने की कोशिश की जिसके माध्यम से उसने कल्पना की कि ये चीजें समाज में, ये जो गृहयुद्ध है या उथल पुथल है राजनीतिक रूप से, इसको शांत करेगा और व्यवस्था और प्रगति लाएगा। हालांकि वो चूंकि वो समाजशास्त्र का शुरुआती दौर था, अभी हमारे पास बहुत व्यापक आंकड़े और समाज के बारे में बहुत व्यापक समझ नहीं थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉम्ट ने जिस रूप में समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया, जैसा उसका इरादा था, उस रूप में पूरी तरह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो संकल्पना की कि समाजशास्त्र युद्ध खत्म कराएगा, समाजशास्त्र प्रगति लाएगा, व्यवस्था लाएगा, तो किस तरह से, किस फ्रेम में कैसे लाएगा, उसका विश्लेषण किस तरह से किया जाए, वो अभी कॉम्ट के दौर में चीजें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन कॉम्ट को इस बात का बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उसने हमें एक ऐसे विषय को दिया जो कि आगे चलकर आज के दौर में तमाम पक्षों को वैज्ञानिक तरीके से उद्घाटित करता है। न केवल उद्घाटित करता है बल्कि उसके बारे में अपनी एक समझ भी विकसित करता है। तो मैंने बताया कि समाजशास्त्र के उद्भव में दो सामाजिक कारक, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, और चार बौद्धिक कारक, जिसमें मैंने दो कारकों की चर्चा की, इतिहास का दर्शन और राजनीतिक दर्शन। अब जो दो बौद्धिक कारक और हैं जिसमें मैंने आपसे चर्चा की, एक सामाजिक सर्वेक्षण और एक सामाजिक डार्विनवाद। ये जो दो बौद्धिक कारक हैं, ये समाजशास्त्र के जन्म के पश्चात का जो दौर है उसको प्रभावित करते हैं क्योंकि कोई भी विषय जब जन्म लेता है तो आने वाले कुछ वर्षों तक उसके विविध पक्ष उद्घाटित होते हैं और धीमे धीमे विकसित होने की कोशिश करते हैं। कोई भी नई चीज पहले ही आते ही पूरा आकार नहीं ग्रहण करती। तो कॉम्ट ने प्रस्तुत किया, लेकिन आगे चलकर ये जो सामाजिक डार्विनवाद आया, सामाजिक सर्वेक्षण आया, इन चीजों ने समाजशास्त्र के शुरुआती विकास को एक बड़ी महत्वपूर्ण दिशा दी। समाजशास्त्र के जो दूसरे जनक माने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक बहुत बड़े विश्लेषक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। इंग्लैंड का एक ऐसा दौर था जब हर्बर्ट स्पेंसर पे बात करना, पढ़ना, लिखना उस दौर के बौद्धिक विचार विमर्श का फैशन था। कुछ लोग यहां तक कहते थे उस दौर में कि जो स्पेंसर को नहीं पढ़े हुए है वो शायद पढ़ा लिखा माना ही नहीं जाएगा। तो स्पेंसर के टाइम में चार्ल्स डार्विन अपना प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लेकर प्रस्तुत कर चुके थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक डेवलपमेंट होता है, जिसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष और सर्वोत्तम की उत्तरजीविता शामिल होती। विभिन्न जीव आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं उद्विकास की इस प्रक्रिया में। उद्विकास का मतलब सरलता से जटिलता की तरफ बदलाव। कोई भी चीज जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बदलेगी वो उद्विकासीय प्रक्रिया कहलाएगी। तो उद्विकास की इस प्रक्रिया में विभिन्न जीवों के मध्य संघर्ष होता है और उस संघर्ष में वही जिंदा रह पाता है जो सर्वोत्तम होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के इन विचारों को समाज को समझने में, समाज को वैज्ञानिक दृष्टि देने के लिए हूबहू लागू किया। तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों का समाज को समझने के लिए प्रयोग
करने का जो चलन स्टार्ट किया हर्बर्ट स्पेंसर ने, इसको सामाजिक डार्विनवाद कहा गया। उस दौर में जो औद्योगिक क्रांति के बाद एक नया समाज आया था जिसको पूंजीवाद कहते हैं, जो पूंजीवाद का शुरुआती दौर था, उस पूंजीवादी समाज को समझना, वो कैसे विकसित हुआ, उस पूंजीवादी समाज में व्यवस्था कैसे बनाई जाए, इसको लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों का प्रयोग किया। उन्होंने ये पाया कि उद्योग, जैसे प्रकृति में संघर्ष होता है विभिन्न जीवों के मध्य, और सर्वोत्तम जो होता है वही आगे जा पाता है। तो उन्होंने पाया कि जो उद्योग धंधे चला रहे हैं वो सर्वोत्तम है और अस्तित्व के संघर्ष में वो विजयी हुए हैं। तो राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो स्पेंसर ने बकायदा जो उद्विकास का प्रारूप दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे प्राकृतिक जीवों में उद्विकास होता है, वैसे ही समाज में भी सरल समाज, उसके बाद सरल मिश्रित समाज, उसके बाद द्वितीयक मिश्रित समाज और फिर तृतीयक मिश्रित समाज, इस तरह से 4 चरणों में समाज सरलता से जटिलता की तरफ विकसित होता है। और विकास की इस प्रक्रिया में अस्तित्व का संघर्ष निरंतर जारी रहता है। और जैसे प्राकृतिक जीवन में प्रकृति छांट लेती है कौन सर्वोत्तम है, ऐसे ही सामाजिक जीवन में भी जो सर्वोत्तम होता है वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। तो डार्विन के विचारों में, और खासकर जो उद्विकास का एक उद्विकासी स्वरूप का एक जो नया दौर आया, जिसमें सरलता से जटिलता की तरफ चीजों के विकास को विश्लेषित किया, वो आगे चलकर स्पेंसर के बाद के जो समाजशास्त्री आए उनको उसने गहराई से प्रभावित किया। तो पूरी तरह से चार्ल्स डार्विन के विचार तो स्पेंसर में दिखते हैं, लेकिन आगे चलकर पूरी तरह से विचार नहीं दिखते। लेकिन ये सही है कि स्पेंसर के बाद डार्विन का काफी हद तक रोल है। और एक छोटी सी चर्चा और सामाजिक सर्वेक्षण, जो डोर टू डोर उस दौर में 1850-60 के बाद के दशक में गरीबी और गरीबी के कारणों को जो जानने समझने की कोशिश उस दौर के विद्वानों ने की, घर घर घूम के उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और ये पाया कि जो गरीबी है वो ईश्वर जनित या भगवान की वजह से नहीं है, ये गरीबी औद्योगिकरण की असमान व्यवस्थाओं से जन्म लेती है। तो इसको सामाजिक सर्वेक्षण कहा गया। और सामाजिक सर्वेक्षण की इस विधा ने समाज से आंकड़ों को इकट्ठा करने की एक वैज्ञानिक तकनीक प्रदान की, और यही आगे चलकर सामाजिक शोध का आधार बना। तो इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण कालांतर में, जिसने समाज से आंकड़े इकट्ठा करके विश्लेषित करने की कोशिश किया, उसने वैज्ञानिक समाजशास्त्र की वास्तविक वैज्ञानिक प्रकृति को हमारे समक्ष रखा। और इस प्रकार समाजशास्त्र अपने जन्म से लेकर धीमे धीमे क्रमिक रूप से विकसित होता गया और आगे चलकर ये और विकसित स्वरूप लेता गया। तो आज की चर्चा में मूल रूप में मैंने आपके समक्ष रखा कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, इसके जनक कौन है, इसकी एक बुनियादी प्रकृति, और समाजशास्त्र का उद्भव किन कारकों का परिणाम है। तो इस रूप में उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा समझ में आई होगी। इसमें कुछ तकनीकी पक्ष जरूर हैं जिनको एक बार मैं फिर से आपके सामने रखूंगा। जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, रेनेसां या पुनर्जागरण। जैसा मैंने बताया कि 15वीं-16वीं शताब्दी में ये एक ऐसा दौर था जिसमें लोग तार्किक जिज्ञासाओं को दर्शा रहे थे, और उन तार्किक जिज्ञासाओं की खोज ने, उनको समझने की कोशिश ने आगे चलकर यूरोप में एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो प्रबोधन के दौर से जानी जाती है। और इन सब का मिला जुला प्रभाव विज्ञान के विकास की तरफ गया। विज्ञान के विकास की वजह से औद्योगिकरण का दौर आया। औद्योगिकरण ने समाज को बुनियादी रूप में परिवर्तित कर दिया। इस नए बदले समाज को समझने के लिए तमाम विद्वानों ने प्रयास किया, जिसमें कॉम्ट भी थे। और कॉम्ट ने सबसे पहले इस विषय की संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की। और कॉम्ट के ऊपर फ्रांस की क्रांति का भी कुछ हद तक प्रभाव था।
और उस दौर में जो अन्य विषय अपनी प्रकृति बदल रहे थे, उसका भी एक प्रभाव आ रहा था कि अब हमें पूरी तरह से एक ऐसा विषय चाहिए जो समाज को उसकी समग्रता में समझने की कोशिश करे। उसके और इस विषय के प्रस्तुतिकरण के बाद का जो दौर है वो समाजशास्त्र के क्रमिक विकास का दौर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।